प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप में। दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करने हैं जूलॉजी के एग्जाम पॉइंट नंबर 4 पे। एग्जाम पॉइंट नंबर 4 आपके फाइलम एनिलिडा से संबंधित है। आज इसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग करने वाले हैं। आपको बता दें, यदि चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। न्यू ईयर 2023 का यह ऑफर आपके लिए अभी भी अवेलेबल है। ओनली 99 में आप सभी एग्जाम पॉइंट प्राप्त कर सकते हैं, हिंदी मीडियम में भी और इंग्लिश मीडियम में। साथ में आपको मिलता है बूस्टर डोज और कुछ नोट्स जो आपके प्रिपेयर हो चुके हैं। वो जो आपके एग्जाम पॉइंट्स हैं वह भी आपके टाइपिंग किए गए हैं, यानी आपको पढ़ने में कोई सुविधा नहीं होगी। आपके बूस्टर डोज टाइप किए गए हैं, वह भी आपको पढ़ने में कोई असुविधा नहीं होगी। आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं सिर्फ 99 रुपीज़ में। आप हमारे इस नंबर पर व्हाट्सअप करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं और 99 रुपीज़ में आप अपने बैच को परचेज कर सकते हैं। पूरा डिटेल यहाँ पे दिया गया। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली पॉइंट एनिलिडा की आपके सामने। पहली पॉइंट आपके सामने कुछ इस प्रकार से। पहला प्रश्न, पहली पॉइंट ध्यान से देखिएगा, काम की बातें यहाँ पे हैं। केचुए में 4 जोड़ी हृदय होते हैं। पहली चीज तो 4 जोड़ी हृदय किस में पाए जाते हैं? केचुए में पाए जाते हैं। ए 7वें, 9वें, 12वें और 13वें खंड में होते हैं, यानी 7th, 9th, 12th और 13th पेयर में ए पाए जाते हैं, यानी जोड़े में पाए खंडों में पाए जाते हैं। 7वें और 9वें बात कर रहे हैं। 7th और 9th 7 खंडों में कोई हृदय को क्या कहते हैं? पार्श्वी हृदय कहा जाता है, तथा 12वें और 13वें खंड के हृदय को पार्श्वग्रसनी हृदय के नाम से जाना जाता है। एनिलिडा संघ के अंतर्गत सम्मिलित प्राणी जलीय, स्थलीय, स्वतंत्र जीवी तथा कभी कभी परजीवी होते हैं। ये अंग तंत्र स्तर का संगठन पाया जाता है को प्रदर्शित करते हैं और द्विपार्श्व सम्मिति इसमें पाई जाती है। ये तो कॉमन सी चीजें हैं, आप सब जानते हैं। पॉइंट नंबर 3 जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है खास करके एनिलिडा के लिए। सभी एनिलिडा संघ के जंतुओं में उत्सर्जन के लिए नेफ्रीडिया पाए जाते हैं, जबकि सिलोम एनिलिडा के अंतर्गत एक अन्य बहुत से जंतु होते हैं। इसी प्रकार पूर्ण आहार नाल के अंतर्गत जंतुओं की श्रेणी आती है। यह एनिलिडा संघ के जंतु जो होते हैं उभयलिंगी होते हैं, कुछ एकलिंगी होते हैं। नाइट्रोजनी उत्सर्जन के लिए केचुए में अनेक सूक्ष्म कुंडलित नलिकाओं के रूप में विशिष्ट उत्सर्जी इकाइयां या अंग होते हैं। इन्हें उत्सर्जिकाएं यानी नेफ्रीडिया कहते हैं। स्थिति और रचना के अनुसार ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला है पटी। पहला कौन है? पटी उत्सर्जिकाएं, सेप्टल नेफ्रीडिया। 14वें और 15वें खंड के बीच में, खंड याद करिएगा, ये काम की चीज। 14वें और 15वें खंड के बीच के अंतराखंडी पट्टी सहित पीछे की क्रिया, प्रत्येक अंतराखंडी पट्टी के दोनों सतहों पर पट्टी उत्सर्जिकाओं की 2-2 अर्ध चंद्राकार कतारें होती हैं। एक आहार नाल के दाईं ओर तथा दूसरी बाईं ओर पाई जाती हैं। दूसरी है आपकी ग्रसनी उत्सर्जिकाएं, फेरेंजियल नेफ्रीडिया। ये चौथे से छठे यानी चौथे, 5वें, छठे खंडों ग्रसनी तथा ग्रासनली के पृष्ठ पार्श्वों में पाए जाते हैं। इन उत्सर्जिकाओं के एक एक जोड़ी बड़े समूह या गुच्छे होते हैं। प्रत्येक गुच्छे में स्थिर ग्रंथियां, रुधिर ग्रंथियों के साथ अनेक ग्रसनी उत्सर्जिकाएं पाई जाती हैं। अध्यावरणी उत्सर्जिकाएं, इंटेगुमेंट्री नेफ्रीडिया, ये 7वें से अंतिम खंड तक, ये 7th से अंतिम खंड तक देह भित्ति की भीतरी सतह में लगी सूक्ष्म उत्सर्जिकाएं हैं। विभिन्न खंडों में इनकी संख्या 200 से 250 तक, परंतु क्लाइटेलम के प्रत्येक खंड में इनकी संख्या 2000 से लेकर के 2500 तक होती हैं। पॉइंट नंबर 4 है, केचुए नाइट्रोजनी पदार्थों का उत्सर्जन म्यूकस तथा मूत्र के रूप में करते हैं। जो नाइट्रोजनी पदार्थ उत्सर्जित करते हैं वो म्यूकस और मूत्र के रूप में करते हैं। इनके मूत्र का मुख्य भाग यूरिया तथा अमोनिया का बना होता है। सामान्यतः यह यूरिया का उत्सर्जन करते हैं, परंतु जब आर्द्रता अधिक होती है तो अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं। आगे बढ़ जाते हैं। अगली पॉइंट आपकी पॉइंट नंबर 5 है। केचुआ एक द्विलिंगी जंतु है। 10वें तथा 11वें खंड में वृषण कोष पाए जाते हैं। प्रत्येक वृषण कोष में एक जोड़ी वृषण होते हैं, ठीक, यानी 4 वृषण पाए जाते हैं। 13वें खंड में एक जोड़ी अंडाशय पाया जाता है, ठीक। एनिलिडा संघ को सीटी के स्थिति के तथा व्यवस्था के आधार पर वर्गीकृत किया गया। सीटी एक प्रकार के चलन अंग होते हैं। पालिकीटा वर्ग में सीटी बहुत सी होती हैं जो कि खंडों में स्थित होती हैं।
कुछ एनिलिडा जंतुओं में पैरापोडिया पाया जाता है जो गमन यानी चलने के लिए, श्वसन के लिए आदि कार्यों में प्रयुक्त होता है। पैरापोडिया में सीटी की संख्या अधिक होते हैं तथा समखंडों के पार्श्वों में स्थित जोड़ीदार मांसल प्रवर्धों अर्थात पैरापोडिया के झुंडों में धंसे रहते हैं। उदाहरण वर्ग पालिकीटा के सदस्य जैसे कि नेरीस, कीटोप्टेरिस आदि। जोंक में शरीर के दोनों सिरों पर चूसक पाए जाते हैं। अग्र चूसक अग्र सिरे पर पाया जाता है और पश्च चूसक पश्च सिरे पर पाया जाता है। जोंक में क्राप इसके आहार नाल का सबसे बड़ा भाग होता है जो कि इसके 9वें खंड तक फैला होता है। प्रत्येक यानी पूरे क्रॉप में 10 कोष्ठ एक क्रम में होते हैं और प्रत्येक कोष्ठ एक दूसरे से स्फिनेक्टर द्वारा जुड़े होते हैं या स्फिनेक्टर द्वारा अलग होते हैं। जोंक एक द्विलिंगी अर्थात उभयलिंगी जंतु है। जोंक एक द्विलिंगी यानी नर और मादा एक ही बॉडी में पाए जाएंगे अर्थात उभयलिंगी जंतु है, परंतु इसमें पर निषेचन होता है यानी आपस में निषेचन करते अलग निषेचन होते हैं, पर निषेचन क्रॉस फर्टिलाइजेशन पाया जाता है। जोंक या हिरोडिनेरिया में देहभित्त की पेशी स्तर के नीचे आहार नाल के चारों तरफ विशेष प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं। ऐसे ऊतक को बोट्राइडल ऊतक कहते हैं। ये ऊतक इनके सीलोम के लगभग संपूर्ण भाग में फैले होते हैं। जोंक एनिलिडा संघ का एक सदस्य है जो ताजे जल जैसे कि तालाब, झील, स्थिर जल में पाया जाता है। इन्हें बोट्राइडल ऊतक कहते हैं। अच्छा, हिरोडिनेरिया ग्रेनुलोसा का संपूर्ण शरीर 33 खंडों में बटा होता है। इनमें से जनन काल में 9वें तथा 11वें खंड में क्लाइटेलम बनता है। क्लाइटेलम की ग्रंथियों द्वारा स्रावित पदार्थ केवल कोकून का निर्माण होता है। जोंक एनिलिडा संघ का एक सदस्य है जो ताजे जल जैसे कि तालाब, झील और अन्य स्थिर जल में पाया जाता है। यह जल में स्नान हेतु गर्मी या से बचने वाले पशुओं पर आक्रमण करता है और उनके ऊपर परजीवी के रूप में पाया जाता है। ठीक है, आक्रमण करता है और उनसे भोजन प्राप्त करता है और बाह्य परजीवी के रूप में पाया जाता है। इसकी शरीर प्रायः लंबी, नालवत, कृमि रूपी, द्विपार्श्वी, त्रिस्तरी सम्मित की पाई जाती हैं, परंतु यह छोटे छोटे मुद्राकार समखंडों में विभक्त होता है। इसमें वास्तविक देहगुहा पाई जाती है। जोंक में कुल 33 खंड पाए जाते हैं जिसका विवरण निम्नलिखित नीचे दिया गया है। अगर सिर भाग की बात करें तो 5 खंड होते हैं 1 से 5 तक। प्री क्लाइटेलम की बात करें तो भाग 3 होते हैं 6 से 8 तक। वहीं पे अगर हम क्लाइटेलम की बात करें तो भाग 3 होते हैं खंड 9 से लेकर के 11 तक। मध्य भाग की बात करें तो 11 खंड पाए जाते हैं 12 से लेकर 22 तक। पश्च भाग की बात करें तो 4 खंड पाए जाते हैं 23 से लेकर के 26 तक। वहीं पे अगर हम पश्च चूसक भाग की बात करें तो 7 खंड पाए जाते हैं 27 से लेकर के 33 तक के। हेरोडेनेरिया में 2 प्रकार के चूसक पाए जाते हैं यानी जो ब्लड को सक करते हैं। अग्र चूसक ये 3 खंडों से मिलकर के बना होता है, जबकि पश्च चूसक जो हैं ये 7 खंडों से मिलकर के बने होते हैं जो कि 27 से लेकर के 33 तक के खंडों में विभाजित होता है। समुद्री पेन सिलेंट्रेटा संघ का एक जंतु है। इसका वैज्ञानिक नाम पेनेटुला होता है। हिरोडिन एक रुधिर जो स्कंदन रोधी यानी ब्लड क्लॉटिंग एंटीकोगुलेंट है। स्कंदन रोधी मतलब एंटीकोगुलेंट है, पदार्थ है जो ब्लड को जमने से बचाता है, जो कि जोंक द्वारा स्रावित होता है। यह रुधिर के थक्का नहीं जमने देता है और यह लगातार रुधिर प्राप्त करता रहता है। हेपेरिन भी एक स्कंदन रोधी पदार्थ जो मनुष्य में रुधिर वाहिनियों में पाया जाता है, में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। यह रुधिर वाहिनियों के अंदर थक्का जमने से रोकता है। हिरोडिनेरिया एक विकल्पी बाह्य परजीवी है यानी जोंक एक बाह्य परजीवी है जो कि रक्त चूसक। यह एनिलिडा संघ का एक जंतु है। इसका सामान्य नाम जोंक होता है। लीच एनिलिडा संघ के हिरोडिनेरिया वर्ग में आता है। इस वर्ग के जंतुओं में गमन अंग जैसे कि सीटी, पैरापोडिया, पाद इत्यादि नहीं पाए जाते हैं। इनमें कंकाल की सहायता से इन्हें पेशी तथा कंकाल की सहायता से गमन होता है। हालांकि इनमें कोई वास्तविक कंकाल नहीं होता, बल्कि इनके शरीर के भीतर भरा हुआ द्रव्य ही कंकाल की तरह काम करता है और ऐसे कंकाल को हाइड्रोस्केलेटन के नाम से जाना जाता है।
जोंक एक जलीय बाह्य परजीवी जंतु है जो विभिन्न जलीय जंतुओं तथा स्थलीय जंतु जब जल के संपर्क में आते हैं का रक्त चूसती हैं। और इसमें रक्त का पाचन, हिरुडिनेरिया में रक्त का पाचन 10 से 14 महीने में होता है। इसकी आहार नाल अति विकसित है। आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति में इसका उपयोग काफ़ी दिनों, लगभग 100 ईसा पूर्व से किया जा रहा है। इसकी देह गुहा अति विकसित नहीं होती है। केचुए के विभिन्न प्रकार के संवेदी अंग पाए जाते हैं। रसायन संवेदांग या कीमोरिसेप्टर कहते हैं इसे। यह विभिन्न रसायनों के प्रति सकारात्मक प्रतिक्रिया दर्शाता है। फोटो रिसेप्टर केचुआ प्रकाश के प्रति नकारात्मक व्यवहार को प्रदर्शित करता है। स्टेटोसिस्ट केचुए से संबंधित संवेदांग है जो कि एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा आदि संघ के कुछ जंतुओं में पाया जाता है। केचुए की रेणुपीत या क्लोरोगोगन कोशिकाएं कशेरुकियों की यकृत के समृद्ध होती है। ये यकृत के समान ही ग्लाइकोजन तथा फैट का संग्रह करती हैं। इसके अतिरिक्त ये कोशिकाएं उत्सर्जन से संबंधित कार्य भी करती हैं। यह रुधिर, देह गुही द्रव्य तथा आहार नाल के उत्सर्जी पदार्थों का अवशोषित करती हैं। हीमोग्लोबिन मुख्य रूप से कशेरुकी के रुधिर में पाया जाता है। यह इनके लाल रुधिराणुओं में पाया जाता है, जबकि कुछ अन्य कशेरुकी जंतुओं जैसे कि केचुआ में हीमोग्लोबिन इनके रुधिर प्लाज्मा में घुला रहता है। इसी कारण इनका रुधिर लाल होता है। हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण केचुए का रक्त लाल होता है। इसमें हीमोग्लोबिन अंतराकोशिकीय होती है, अर्थात हीमोग्लोबिन रक्त के प्लाज्मा में घुला होता है। नेरीस जब लैंगिक परिपक्वता प्राप्त कर लेता है तो इसे हेट्रोनेरीस कहते हैं। इस दौरान इसमें बहुत से बाह्य तथा आंतरिक संरचनात्मक बदलाव होते हैं, जैसे कि पश्च छोर के पैरापोडिया बड़े हो जाते हैं तथा इसमें चपटे पत्ती के आकार की संरचनाएं बन जाती हैं जो श्वसन में सहायक होती हैं। आंखें बड़ी हो जाती हैं। यह सक्रिय रूप से जल की सतह पर तैरने लगता है। हीमोग्लोबिन के रक्त प्लाज्मा में घुले रहने के कारण नेरीस के रक्त का रंग चमकीला लाल होता है। रक्त कणिकाएं रंगहीन होती तथा कुछ भक्षी कोशिकाएं भी होती हैं। नेरीस के रुधिर परिसंचरण तंत्र में एक पृष्ठीय रुधिर वाहिनी, एक प्रतिपृष्ठ रक्त वाहिनी तथा अनेक केशिकाएं रक्त वाहिनी एवं अनेक केशिकाएं होती। हृदय अनुपस्थित होता है। नेरीस में रक्त के पंपिंग हेतु हृदय जैसी संरचना न होने के कारण वाहिकाओं तथा कोशिकाओं की दीवारों में उत्पन्न संकुचन तरंगों द्वारा रक्त का परिसंचरण होता है। पृष्ठीय रक्त वाहिनी अत्यधिक संकुचनशील होती है जो हृदय का कार्य अर्थात रक्त को पंपिंग का कार्य करती है। नेरीस में नाइट्रोजनस पदार्थों का उत्सर्जन अमोनिया के रूप में होता है। इसके उत्सर्जन हेतु नेरीस में अग्र भाग में कुछ खंड एवं पश्च भाग में कुछ खंड के अलावा सभी खंडों में एक जोड़ी नेफ्रीडिया पाई जाती है। केचुए में 14वें से 16वें खंड में क्लाइटेलम नामक संरचना पाई जाती है। इसकी कोशिकाएं द्वारा म्यूकस तथा एल्ब्यूमिन युक्त तरल स्रावित होता है। इसमें आगे चलकर एक कठोर संरचना बनती है जिसे कोकून कहते हैं। कोकून के अंदर ही निषेचन तथा भ्रूणी परिवर्धन होता है। केचुए के मुख के अग्रभाग पर प्रोस्ट्रमियम नामक संवेदांग पाया जाता है। यह प्रकाश ग्राहक अंग एवं मिट्टी खोदने में सहायक की तरह कार्य करता है। केचुए के 8वें तथा 9वें भाग में गिजार्ड नामक संरचना होती है। केचुए के आहार नाल में उपस्थित यह संरचना ग्राइंडिंग मशीन कहलाती है। इनमें मोटी मांसपेशियां क्यूटिकल युक्त संरचनाएं होती हैं जिनकी सहायता से यहाँ पर भोजन के कणों को पीसा जाता है। केचुए में टेफ्लोसोल का कार्य भोज्य पदार्थों का पाचन तथा अवशोषण में सहायता करना है। टेफ्लोसोल के कारण आंतरिक एपिथेलियम का तल क्षेत्र कई गुना बढ़ जाता है। फेरितिमा वंश के अंतर्गत केचुआ शामिल है जो संघ एनेलिडा के सदस्य हैं।
फेरितिमा की देह भित्ति की वर्तुलाकार पेशी स्तर में पोरफायरिन नामक वर्णक पाया जाता है जो इसके भूरे रंग के लिए उत्तरदायी होता है। अर्थवर्म, लीच और सेंटीपीड सभी नॉन कार्डेट्स हैं। इनमें नालवत तंत्रिका रज्जु अधर भाग में होती है, जबकि कार्डेट्स में यह पृष्ठ भाग में पाई जाती है। आर्थ्रोपोडा अच्छा, अगला आपका इसी में शुरू हो गया आर्थ्रोपोडा। पेरिपैटस को आर्थ्रोपोडा संघ के वर्ग ओनिकोफोरा में रखा गया है। इसके संग एनिलिडा तथा आर्थ्रोपोडा दोनों के लक्षण पाए जाते हैं, अतः इसे एनिलिडा तथा आर्थ्रोपोडा के बीच की कड़ी काट माना जाता। किसको? पेरिपोडा को, पेरिपैटस को दोनों की योजक कड़ी माना जाता। कायंत्रण के आधार पर कीटों के निम्नलिखित समूहों में बांटा जा सकता है। होमोमेटाबोलस पूर्ण कायांत्रण, हेमीमेटाबोलस अपूर्ण कायांत्रण, एमेटोबोलस कायांत्रण अनुपस्थित, पोरोमेटाबोलस क्रमिक कायांत्रण। खटमल के जीवन चक्र में प्यूपावस्था नहीं पाई जाती, इसमें प्यूपावस्था नहीं पाई जाती, इनमें अपूर्ण कायांत्रण होता है। इनमें लार्वा और प्यूपा अवस्थाएं नहीं होती हैं, जबकि मच्छर, सिल्क मात तथा तितली में पूर्ण कायांत्रण होता है और इनमें लंडा, लार्वा, प्यूपा और इमेगो अवस्था पाई जाती है। टिड्डों तथा एम्फिड्स में पोरोमेटाबोलस प्रकार का कायांत्रण पाया जाता है। इनमें जीवन चक्र में अंडा, निम्फ तथा इमेगो अवस्थाएं होती हैं। निम्फ जिसमें पंख नहीं होते संरचना में वयस्क से भिन्न होते हैं। रेशम सिल्क मॉथ तथा रेशम कीट के जीवन चक्र में कोकून से प्राप्त होता है। हालांकि सिल्क का निर्माण कैटरपिलर लार्वा के लार ग्रंथियों द्वारा स्रावित लार से होता है। रेशम एक सेकेंड का समय लेंगे। हाँ। रेशम कीट की लार ग्रंथियों सिल्क ग्रंथि से रूपांतरण में होती हैं। कीटों में एक डाइसोन हार्मोन कायांतरण में सहायक होता है। हार्मोन निम्फ के निर्मोचन को नियंत्रित करता है। थायरॉक्सिन हार्मोन टेडपोल के कायांतरण में सहायक होता है। कीटों के किशोर हार्मोन का स्रावण कार्पोरा एलेटा नामक ग्रंथि से होता है। यह हार्मोन निम्फ के वयस्क में बदलने से रोकता है। एक डाइसोन हार्मोन का स्रावण प्रोथोरेसिक ग्रंथि से होता है। प्रोथोरेसिक ग्रंथि से होता है, जो कि कीटों के निर्मोचन को प्रेरित करता है। यह निम्फ के वयस्क कीट में रूपांतरित करता है। इस प्रकार दोनों हार्मोन कायांतरण से संबंधित हैं। मलबरी रेशम ही सबसे अच्छा रेशम माना जाता है, जो कि बॉम्बेक्स मोरी नामक कीट से प्राप्त होता है। इस रेशम का उपयोग सबसे अधिक होता है। एरी रेशम सबसे मजबूत होता है, परंतु यह अधिक चिकना नहीं होता है, अतः इसको अच्छा रेशम नहीं माना जाता। रेशम कीट में फेरोमोन लैंगिक व्यवहार को प्रेरित करता है। काइटिन युक्त बाह्य कंकालों कीटों तथा आर्थ्रोपोडा संघ के जंतुओं में पाया जाता है। यह देह भित्ति की बाह्य त्वचा तथा द्रव स्रावित होता है तथा उनके शरीर में सबसे ऊपर का सुरक्षात्मक आवरण बनाता है। आर्थ्रोपोडा बहुत ही सफल स्थलीय जंतु है। इसकी सफलता के 3 प्रमुख कारण हैं: काइटिनी उपचर्म, संचित उपांग तथा जोड़ीदार पंख। इनमें काइटिनी उपचर्म सबसे प्रमुख है, जो इसकी सुरक्षा प्रदान करता है। जेनोप्सिला चेओपिस एक बाह्य परजीवी है, जो कि चूहों तथा मनुष्यों का रुधिर चूसता है। यह कीट बैसिलस पेस्टिस नामक जीवाणु को चूहे से मनुष्य में प्रसारित करता है, जो कि ब्यूबोनिक प्लेग नामक रोग के लिए उत्पन्न करने का कारक है।